डाइन का इंतकाम। राइटर फरियाद फारूक। एपिसोड नंबर 7। डाइन ने छोटी सी सना को ऊंचा उठाया और धुआं बनकर गायब हो गई। इसके साथ ही सना भी गायब हो गई। 11:15 पर जैसे ही अरूसा और रिफत सना को कमरे में लेने आई, दंग रह गई। सना अपने कमरे में नहीं थी। ये कहाँ गई भाभी? अरूसा के चेहरे पर परेशानी की शिकन आई। वॉशरूम में होगी शायद, तुम चेक करो, रिफत ने कहा। अरूसा ने वॉशरूम चेक किया तो डोर ओपन था। नहीं भाभी, यहाँ भी नहीं है। तो कहाँ गई ये लड़की? रिफत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भाभी कहीं ये भाग तो नहीं गई? अरूसा ने कहा। चुप करो अरूसा, देखो यहीं कहीं होगी। चलो भाभी बाहर देखते हैं। अरूसा कमरे से बाहर निकली। पापा चुल्ला काटने गए हैं, तब तक मैं कुछ पता करने की कोशिश करता हूँ। अनीस बैठे बैठे बोर हुआ तो लाइब्रेरी में आ गया। सुलेमानी किताबें नहीं हैं तो कुछ मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या? अनीस ने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचा। अनीस ने राजी डाइन को खोला और फिर से सुलेमानी किताबों के बारे में पढ़ने लगा, मगर काफ़ी देर पढ़ने के बाद अनीस को कुछ पता न चल सका। अचानक अनीस को कुछ याद आया। सीसीटीवी, जब पूरे घर में कैमरे लगे हैं तो इस डाइन का चेहरा जरूर नजर आया होगा। इस तरह हम इसको ढूंढ सकते हैं, अनीस ने सोचा और लाइब्रेरी से बाहर आ गया। नहीं भाभी, पूरी हवेली में पता कर लिया लेकिन सनक कहीं भी नहीं है और किसी नौकर ने भी इसको नहीं देखा। साकिब ने कमरे में दाखिल होते ही बताया। तो फिर ये जा कहाँ सकती है? अनवर जी, रिफत आंसू साफ करते हुए अनवर से बोली। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि आलियान पर एक डाइन का साया है? अरूसा ने कहा। 11:25 हो गए हैं और सना लापता है। हमें किसी तरह भी आलियान की शादी करवानी है, वरना इस डाइन का साया हमारे आलियान से कभी नहीं जाएगा। रिफत ने बेचैनी से कहा। तो अब कुछ नहीं हो सकता? शादी नहीं होगी क्या? अरूसा ने कहा। नहीं, ये शादी होगी, रिफत ने आवाज में सख्ती लाते हुए कहा। क्या मतलब भाभी? दुल्हन तो गई, अब किससे? सना ने साकिब ने ना समझते हुए पूछा। हम अभी यहाँ पर किसी ऐसी लड़की को ढूंढेंगे जो बिना माँ बाप के हो और इसकी शादी आलियान से कर देंगे, रिफत ने कहा तो सबको झटका लगा। क्या मतलब है तुम्हारा रिफत? अनवर ने कहा। मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया है, बस जल्दी से लड़की ढूंढे, हमारे पास 30 मिनट हैं। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, रिफत ने कहा। मगर भाभी, साकिब के बोलने से पहले ही रिफत ने इसे टोक दिया। अगर मगर कुछ नहीं, हमें लड़की चाहिए। रिफत ने इतना कहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। जी, दुल्हन कहाँ है? मुझे इन्हें मेहंदी लगानी है, इसने इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए पूछा। देखो बेटा, दुल्हन को छोड़ो, तुम किसी ऐसी लड़की को जानती हो जिसके माँ बाप ना हो? रिफत ने सीधा इसके पास आके दरवाज़ा बंद करते हुए इसका हाथ थाम कर बोला। जी आंटी। वो रिफत का मुंह ताकने लगी। देखो बेटा, मेरे सवाल का जवाब दो, रिफत ने कहा। हाँ आंटी, मेरी खाला की बेटी है हरीम, जिसके वालिदैन बचपन में ही गुजर गए थे, अलीना ने कहा। क्या सच में? वो कहाँ है बेटा? रिफत के चेहरे पे उम्मीद की किरण सी आ गई। जी, नीचे ही है वो। चलो मुझे ले चलो उसके पास। मगर सबने बोलना चाहा, रिफत ने हाथ उठाकर रोक दिया और अलीना को लेकर कमरे से निकल गई। अलीना को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आमिर बाबा अपना काम निपटाकर जाने के लिए उठकर खड़े हुए ही थे कि तभी इसने देखा एक औरत दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी है। कौन हो तुम? आमिर ने कहा। औरत पीछे की तरफ मुड़ी। अरे बेटा, तुम यहाँ कोई काम था क्या? आमिर ने ऐसे कहा जैसे वो इसको अच्छी तरह जानता हो। काम तो है ना, तुम्हारी जान चाहिए, वो हंसते हुए बोली। क्या मतलब? आमिर ने कहा। मतलब ये। औरत ने इतना कहकर बाजू खोले। इसके नाखून लंबे काले हो गए, इसकी आंखें सफ़ेद, पाँव उल्टे, बाल एक लंबी चोटी में तब्दील हो गए। तुम एक डाइन हो? आमिर का जिस्म कांपने लगा। आमिर ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया था कि डाइन ने अपना हाथ आगे किया। इसके नाखून बेहद लंबे हो गए और वो आमिर के पेट में बेबस हो गए। बुरी गार में आमिर की चीखों से गूंज उठी। देखो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचा लो, हमारे पास वक्त बेहद कम है। रिफत हरीम के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। मगर आंटी, आप मेरी भी तो समझें, मैं कैसे, कोई भी मुझे आके कहे कि शादी कर लो और मैं कर लूँ। हरीम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रिफत काफ़ी देर से इसके सामने रोई जा रही थी और एक चीज़ की ही रट लगा रखी थी, मेरे बेटे से शादी कर लो। देखो बेटा, वक्त
बहुत कम है। अगर आज 12 से पहले मेरे बेटे की शादी नहीं हुई तो इसका जिंदा रहना नामुमकिन है। तुम प्लीज़ मेरे बेटे से शादी कर लो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। रिफत की आंखों से आंसू का सैलाब बह रहा था और वो हरीम के सामने गिड़गिड़ाई जा रही थी। हरीम और रिफत के सिवा कमरे में कोई नहीं था। ठीक है आंटी, मैं आपके बेटे से शादी करूंगी, हरीम ने फैसला सुना दिया। सच में तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? रिफत को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था। रिफत ने अपने लिए दोबारा पूछा। हाँ आंटी, अगर मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बच सकती है तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, हरीम ने कहा। मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं। अभी वक्त बहुत कम है। मैंने सना के लिए 3 लहंगे मंगवाए थे ताकि कुछ मसला हो जाए तो लहंगे में काम आ जाए। ठीक है आंटी, मैं बस 5 मिनट में आई। वो दुल्हन बने बैठी थी। इसने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह अचानक इसकी शादी हो जाएगी। इसकी निकाह को 3 घंटे गुजर चुके थे। किसी तरह इसका निकाह हो गया था। इसकी खाला रेहाना ने आकर वावेला मचाया था, मगर एक चेक ने इसका मुंह बंद कर दिया था और वो जा चुकी थी। अलीना को ज़बरदस्ती साथ ले गई थी। निकाह के वक्त आलियान को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया गया था। वो बहुत कुछ जानना चाहता था कि सना की जगह हरीम, मगर रिफत ने इसे निकाह के लिए मजबूर कर दिया था। इस वक्त हरीम के साथ कमरे में सारा और आयशा मौजूद थी, जिन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। जी हेलो, अनीस स्पीकिंग। अनीस ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। देखिए मिस्टर अनीस, मैं इंस्पेक्टर इफ्तिखार बोल रहा हूँ, क्या मेरी हबीब से बात हो सकती है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जी मैं इनका बेटा बोल रहा हूँ, अनीस कुरैशी। पापा तो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं, अनीस ने जवाब दिया। जी वो कब तक आ जाएंगे? हमें इनसे कुछ ज़रूरी काम था, इफ्तिखार ने पूछा। जी परसों तक आ जाएंगे, खैरियत है ना? अनीस ने कहा। जी खैरियत है, हमारे पास एक ऐसा केस आया है कि हम उलझ गए हैं। सोचा आपके अब्बू एक साइंटिस्ट हैं तो बात कर लेते हैं, इफ्तिखार ने बताया। जी वैसे साइंटिस्ट तो मैं भी हूँ, पापा की गैर जिम्मेदारी में मैं ही सब संभालता हूँ। आप चाहें तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अनीस ने वैसे तो इन सब केसेस से दूर रहता था, मगर इस बार कुछ और बात थी क्योंकि इसे शक था। ठीक है अनीस साहब, तो आज शाम 5 बजे चाय पर मिलते हैं, इंस्पेक्टर इफ्तिखार ने कहा। ओके सर, गुड बाय, खुदा हाफिज, अनीस ने जवाब दिया। भाभी भाभी, सना की आवाज़ पर हरीम सोची की दुनिया से बाहर आए। जी जी, हरीम ने कहा। क्या हुआ भाभी, कहाँ गुम है इतनी देर से? सारा ने सवाल किया। कहीं नहीं, हरीम ने नज़र चुराते हुए जवाब दिया। ओहो, अपने दूल्हे जी के इंतजार में खो ही गई आप तो, आयशा ने शरीर लहजे में पूछा। सारा ने आयशा को घूरा। सोच रही हूँ ये सब कितनी जल्दी हो गया ना, हरीम ने यूं ही खोई खोई लहजे में कहा। हाँ भाभी, ये बात तो है, एक लड़की के कितने अरमान होते हैं, कितनी ख्वाहिशात होती हैं ना, पर यहाँ तो सब कुछ ऐसे हुआ ना कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, सारा ने एक लंबा सांस लेते हुए कहा। हाँ भाभी, पर आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप जिस तरह चाहती थी इसी तरह आपकी शादी होगी, आयशा हरीम को बाजू में समेट कर दिलासा देते हुए बोली। हाँ ज़रूर, हरीम ने आयशा के कंधे पर सर रख दिया। इतने में कमरे का डोर खुला और रिफत अंदर दाखिल हुई। कैसी हो हरीम बेटा? रिफत ने आयशा और सारा को इशारा किया। दोनों उठकर कमरे से बाहर चली गईं। रिफत ने दरवाज़ा बंद कर दिया और हरीम के पास बेड पर बैठ गई। देखो हरीम बेटा, आज जो तुमने मुझ पर एहसान किया है ना, ये मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। तुमने आज मेरे बेटे की जान बचाई है। सच कहूँ तो मैं एक पल के लिए मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर फिर खुदा ने यहाँ तुमको फरिश्ता बनाकर भेज दिया। देखो हरीम, आज हम 21 साल बाद यहाँ सिर्फ एक बिजनेस की डील के लिए आए थे। हमारे तो वहम गुमान में ही ना था कि यहाँ आकर हमारे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। मेरे बेटे की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा साया था जो आज शादी के बाद हट गया। मैं जानती हूँ बेटा, इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। रिफत ने इतना कहकर हरीम का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। देखो बेटा, मैं तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तो नहीं हूँ, पर तुमसे एक वादा ज़रूर करती हूँ। मैं तुम्हें एक माँ से ज़्यादा प्यार करूँगी। तुम्हें कभी मेरे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई तकलीफ़ हो तो तुम सबसे पहले मुझे आकर बताओगी, सास नहीं माँ समझकर, बल्कि एक दोस्त समझकर। मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। ये वादा है तुमसे मेरा हरीम, और उम्मीद है तुम भी एक अच्छी बेटी बनकर दिखाओगी। हरीम अभी तक सर झुकाए बैठी थी। जी माँ, फिक्र ना करें, मैं आपकी सारी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी, हरीम ने इसी तरह सर झुकाए जवाब दिया। ठीक है बेटा, अब तुम आराम करो। रिफत ने उठकर हरीम को प्यार किया और वहाँ से चली गई।